हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे हम कार्यपत्रक 8 कक्षा 8 के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है। सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से 19 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे संविधान बनने की प्रक्रिया और संविधान के मुख्य लक्षण। ठीक है, पार्ट फर्स्ट ये आपका चैप्टर का है। और आज आपको 2 वर्कशीट करनी है, एक एसएसटी की वर्कशीट करनी है, सेकंड आपको इंग्लिश की वर्कशीट करनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। संविधान बनने की प्रक्रिया। आपने संविधान की जो उद्देशिका है उसके बारे में पढ़ लिया, संविधान क्या है ये आप पढ़ चुके हो। अब संविधान बनने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे। ठीक है, तो जब देश आज़ाद होने को था और तभी जो राष्ट्रवादी हैं वो सोचने लगे थे कि हमारे भी देश का एक संविधान होना चाहिए, कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। ठीक है, तो जिस तरह ब्रिटिश सरकार जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों का शोषण किया हुआ था, तो जो राष्ट्रवादी थे वो सोचते थे कि जो स्वतंत्र भारत होगा उसमें किसी का कोई शोषण नहीं होगा और प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार होगा, समान अवसर होंगे। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट की गई थी। सरकार में हिस्सेदारी के बराबर अधिकार होगा, परंतु इतनी विविधताओं वाले हमारे देश के लिए यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं, बहुत धर्मों के लोग रहते हैं और इसके अलावा बहुत विशाल जनसंख्या है, जिसके कारण इतने बड़े देश का संविधान बनाना केवल एक आदमी के बस में नहीं था। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। तो बच्चों कितने लोगों ने योगदान दिया? लगभग 300 लोगों ने, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा की बैठकें लगभग अगले 3 साल तक होती रही। तो लगभग 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें जो है वो होती रही, तब जाकर क्या हुआ? भारत का संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति यानी जो ड्राफ्टिंग करनी थी सारी की कैसे संविधान बनेगा, क्या उसमें मेन पॉइंट्स होने चाहिए, तो वो उन सब का अध्यक्ष जो है वो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो एक भाषा थी, ना एक धर्म था, ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, क्योंकि जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय देश जो है वो आज़ाद होने की कगार पर था और इसीलिए देश में भारी उथल पुथल थी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भी बन रहा था, उसकी भी डिमांड लगातार उठ रही थी, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है उस समय आप कह सकते हो निर्णय ले पाना वो बहुत कठिन कार्य था। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता हो। यानी सारी उथल पुथल को जो है आप कह सकते हो ध्यान में रखते हुए इन सदस्यों ने अपने दायित्व को अच्छे से निभाया और एक ऐसा दस्तावेज यानी एक ऐसा संविधान तैयार करके दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता के साथ साथ जो हमारी विविधताएं हैं, जो सभी धर्म के लोग रहते हैं, उन सब के प्रति सम्मान, ऐसा संविधान उन्होंने बनाकर दिखाया। संविधान के मुख्य लक्षण आयाम क्या है? संघवाद। संघवाद का मतलब क्या है? इसका मतलब है देश में चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार की सरकारें हैं। ठीक है, हमारे देश में 3 स्तर पर सरकार काम करती है। तो जो ये अलग अलग स्तर हैं बच्चों, सरकार का अलग अलग स्तर, ये क्या कहलाता है? ये संघवाद कहलाता है। ठीक है, तो जो ये संघवाद है ये अलग अलग स्तर पर जो है अलग अलग प्रकार की सरकार होना वो क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। हमारे देश में 3 स्तर पर सरकार काम करती है। पहला है प्रथम केंद्र स्तर पर, जिसको हम केंद्रीय सरकार कहते हैं। दूसरा है राज्य स्तर पर, जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं। और तीसरा है स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं, केंद्रीय सरकार के हेड कौन है? प्रधानमंत्री। राज्य सरकार के हेड कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। और पंचायती राज व्यवस्था के हेड कौन होते हैं? जो सरपंच होते हैं वो पंचायती राज व्यवस्था के जो है हेड होते हैं। गांव में पंचायती राज व्यवस्था है और शहरों में क्या है? नगर निगम प्रशासन है। जैसे दिल्ली में एमसीडी जो है वो नगर निगम प्रशासन, वो हमारी तीसरी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है। अब देखिए
इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में, तो भारत जैसे कि बच्चों हमने अभी डिस्कस किया, भारत जो है वो एक बहुत विशाल देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो विविधता है। तो इसमें देखते हुए कि सभी राज्यों को, जो भी अलग अलग राज्य हैं, सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके, ऐसा ज़रूरी था। क्योंकि हर जो राज्य है हमारा, हर राज्य की भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, खाना पीना अलग है। तो इतनी विविधता के होते हुए केवल एक ही सरकार हो, एक ही स्तर की सरकार हो, उससे जो है हमारा देश नहीं चल पाता, जिसके कारण अलग अलग स्तर की सरकारें बनाई गई और संघवाद व्यवस्था वो जो है यहाँ पर लागू की गई। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां भी दी गई हैं। क्रियाकलाप यह आपको करना है, अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, नगर निगम, नगर पार्षद जो है उनका नाम लिखना है और पता लगाइए ये किस प्रकार की सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। तो बेटा ये क्रियाकलाप आप खुद से करेंगे, इसमें आपके जो बड़े हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, दादा हैं, वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए बैंक जो है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये जो इस तरह के बैंक हैं ये सारे जो है केंद्र सरकार के जो है अंडर काम करते हैं। अलग अलग ग्रामीण बैंक होते हैं जो राज्य सरकार के अंडर काम करते हैं। तो ये आप अपने आसपास जो भी बैंक है वो उसका आप नाम लिखिए और उसको आप लिखिए कि वो राज्य सरकार के अंतर्गत काम करते हैं या वो जो हमारी केंद्र सरकार है उसके अंतर्गत काम करते हैं। स्कूल है, आप लिख सकते हो आपका स्कूल वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है, राज्य सरकार के, ठीक है। तो राज्य सरकार में अगर हम बात करें तो जैसे केजरीवाल जी जो है मुख्यमंत्री हैं, तो वो राज्य सरकार का एक तरह से भार जो है वहन करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि दिल्ली जो है बच्चों वो एक राज्य तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी वो हमारी राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती हैं। अस्पताल भी हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। पुलिस दिल्ली की पुलिस जो वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। अपने क्षेत्र के सांसद का नाम आपको लिखना है, तो आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उसका नाम आपको लिखना है। मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ। टोटल जो दिल्ली में सांसद हैं वो 7 सांसद हैं, उनमें से आप जिस क्षेत्र में रहते हो आप उनका नाम लिख सकते हो। तो आइए बेटा देख लेते हैं लिस्ट क्या है। सो बच्चों ये जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यानी उनके जो है क्या है लिस्ट है। तो आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उसके अनुसार आप नाम लिखेंगे। जैसे आप चांदनी चौक क्षेत्र में हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन वहाँ के मेंबर हैं, ठीक है, बीजेपी पार्टी से हैं। ईस्ट दिल्ली में है तो गौतम गंभीर आप लिखेंगे। न्यू दिल्ली एरिया में हो तो श्रीमती मीनाक्षी लेखी वो हैं, ये सभी बीजेपी से हैं। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अगर आप रहते हो तो श्री मनोज कुमार तिवारी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है तो श्री हंसराज हंस। साउथ दिल्ली में अगर हैं तो रमेश बिदूरी। एंड वेस्ट दिल्ली में है तो परवेश साहिब सिंह हैं। तो अब आप अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से जो भी आपके घर में बड़े हैं उनसे पूछिए कि आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से ही आपको नेम ऑफ मेंबर लिखना है यहाँ पर, ठीक है, कि कौन जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है और उनमें कौन से मेंबर हैं। तो यहाँ से बेटा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह बेटा आपको एमएलए का नाम भी लिखना है, विधायक, ठीक है ना। तो पहले आप सांसद का नाम लिखेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलते हैं सांसद। उसके बाद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक का नाम लिखेंगे। उसके बाद निगम पार्षद, ये भी आप अपने पापा से या मम्मी से पूछ के लिख सकते हैं। तो विधायक जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जैसे अगर हम नरेला के एरिया को कंसिडर करें तो नरेला की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारी उसमें शरद चौहान, श्री शरद चौहान वो जो है क्या है वो एमएलए हैं, ओके। शरद चौहान जी वो जो है वहाँ पर एमएलए हैं। इसी तरह आप भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमएलए हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए निगम पार्षद अगर हम इसी एरिया में बात करें तो ये भी जो है बहुत सारे निगम पार्षद जो हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं। तो अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ तो वहाँ पे निशा मान वो जो है क्या है निगम पार्षद हैं, निशा मान, ओके, ठीक है। तो ये जो है बेटा इस तरह से आप नाम लिखेंगे अपनी कॉपी में अपने मम्मी पापा से पूछ के। नेक्स्ट देखिए, आपको फिर बताना है कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो एमपी हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। एमपी किसके अंतर्गत काम करते हैं? केंद्र सरकार के। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे सांसद जिसका नाम आप लिखेंगे ना उसके सामने लिखेंगे फिर केंद्र सरकार, ऐसे केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। और जो एमएलए हैं,
ठीक है। इसी तरह फिर आप लिख देंगे एमएलए, वो जो है किसके अंतर्गत काम करते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, राज्य सरकार। उसके बाद देखिए निगम पार्षद हैं, निगम पार्षद ये भी एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। क्या है ये, स्वायत्त निकाय, तो आप ऐसे ही लिख देंगे निगम पार्षद, ये क्या है, ये भी एक स्वायत्त निकाय है, अलग से एक ऑटोनॉमस बॉडी है बेटा ये स्वायत्त निकाय, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन सी चुनौतियाँ थी। तो संविधान सभा के सामने कौन सी चुनौतियाँ थी, तो ये जो है आंसर है, संविधान सभा के सामने चुनौतियाँ क्या थी। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो एक भाषा थी, न ही एक धर्म था, और न ही एक जैसी संस्कृति। वैसे भी संविधान जब लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। तो ये जो चुनौतियां हैं यही चुनौतियां थी मेन, तो ये जो है संविधान सभा के सामने चुनौतियां थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संघवाद से आप क्या समझते हैं। तो बेटा संघवाद से हम क्या समझते हैं, ये हमने पढ़ा अभी। इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना, ये क्या है, ये संघवाद कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं। हमारे देश में 3 स्तर पर जो है सरकार काम करती है। नंबर 1 प्रथम केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार, द्वितीय राज्य स्तर पर राज्य सरकार, तीसरी स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन। तो ये तीनों जो है आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 क्या है, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, लिखिए। सो इसमें बेटा आप ये आंसर लिखेंगे कि हमारे देश में संघवाद शासन व्यवस्था क्यों जरूरी है। तो संघवाद क्या है, संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। भारत अनेक विविधताओं का देश है और यह एक विशाल देश है। भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को जो है कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके, इसलिए इसकी विशालता और विविधताओं को देखते हुए भारत में संघवाद सरकार का रूप जरूरी है। तो ये रीजन है बेटा कि क्यों हमारे देश में संघवाद सरकार का रूप जो है वो जरूरी है, कि भारत जो है बहुत विशाल देश है, विविधताओं का देश है, और इसीलिए इतनी इसकी विशालता और विविधताओं को देखते हुए ही कुछ मुद्दों पर जो है राज्य सरकारों का फैसला लेने का अधिकार हो सके, इसीलिए ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी प्रणाली जो है वो लागू की गई है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।